जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत खास है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, आप यकीन मानिए, सत्संग बहुत प्यारा है। गुरु जी ने संगत को बहुत ब्लेस किया है, पूरी फैमिली को ब्लेस किया है। इवन संगत जी, कितनी बार गुरु जी ने उन्हें अपने दरबार में सिर्फ पीछे बैठने के लिए कहा है, लेकिन संगत ने कभी गुरु जी के दरबार में जाना नहीं छोड़ा। हमेशा गुरु जी के ऊपर पूरा ट्रस्ट रखा, पूरा फेथ रखा और गुरु जी ने भी अपनी संगत को बहुत ब्लेस किया। इवन संगत जी, इस जर्नी के दौरान संगत के फादर जो हैं वो डिमोरलाइज भी हुए, दुखी भी हुए। उन्होंने गुरु जी के यहाँ जाना भी छोड़ा। लेकिन आप तो जानते हैं हमारे गुरु जी कितने दयालु हैं, इतना प्यार है संगत के लिए। गुरु जी ने उनके पापा को अपने दरबार में बुला ही लिया और वो आए भी और उन्हें बहुत अच्छा लगा। गुरु जी ने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। मेरी आपको रिक्वेस्ट है संगत जी, आप ये सत्संग पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। आपको ये सत्संग बहुत अच्छा लगेगा, आपके दिल को छुएगा और पूरा यकीन है कि गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचेंगी। आपको कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। इसलिए संगत जी, आज का सत्संग बहुत ध्यान से सुने, बहुत केयरफुली सुने, पूरा सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत मयंक जैन अंकल का है। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरु जी के साथ जो जर्नी रही है वो बहुत बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत अहम है, और उसे मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी सिस्टर, उसे कैंसर डायग्नोस हुआ था 1998 में। संगत जी, 1998 की बात है ये। उस समय कैंसर का इलाज इतना देश में नहीं था। राजीव गांधी हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल था। मेरी सिस्टर की उम्र उस समय 28 साल की थी और उसने बेबी बॉय को बर्थ किया था, जन्म दिया था, और उसे ब्लड कैंसर हुआ था। संगत जी, जब हमें उसके इलाज के बारे में पता चला तो हम सब बहुत मायूस हो गए, बहुत हताश हो गए। हमने बहुत कोशिश की पर हमें कोई समाधान नहीं मिल रहा था कि हम उसे कहाँ इलाज करवाएं। मेरे फादर एयर इंडिया में थे और उनकी जो कलीग थी उन्होंने कई बार कहा कि मेरे गुरुजी हैं, आप उनसे मिल लो। क्योंकि संगत जी, हम लोग जैन हैं तो हमने इस बात पे ध्यान नहीं दिया और हमने मना कर दिया। शायद ये भी हो सकता है या यही होगा कि गुरुजी का इशारा नहीं था या गुरुजी की मर्जी नहीं थी, उन्हें उस समय हमें अपने दरबार में नहीं बुलाना था। तो एक बार आंटी ने गुरुजी से कहा कि मैं लाना चाहती हूँ मेरे कलीग को, तो गुरुजी ने कहा ले आओ। और उस समय संगत जी बहुत कम संगत हुआ करती थी और गुरुजी से पूछकर ही संगत में दरबार में आया करते थे। और संगत जी, गुरुजी की रहमत हुई, गुरुजी ने अपने दरबार में बुलाया। मेरे फादर का मुझे ऑफिस से फोन आया और कहा कि मयंक, मैं शाम को आ रहा हूँ, तुम प्रेजेंटेबल रहना, अच्छे से तैयार हो जाना, हमें शाम को गुरुजी के दरबार में जाना है। संगत जी, उस समय मेरी मेंटल स्टेट बिल्कुल अच्छी नहीं थी। एक तो मैं बहुत चिंतित था अपनी बहन को लेकर कि उससे इतनी कम उम्र में ब्लड कैंसर डायग्नोस हुआ है, हालांकि उसका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। उस समय मैं बिल्कुल भी जॉब नहीं करता था, कमाता नहीं था। मेरा सीए का फर्स्ट एग्जाम क्लियर ही हुआ था। और संगत जी, उस समय मैं पूरे टाइम घर पर ही रहता था क्योंकि मैं एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था, और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं एक अलग ही दुनिया में रहता था। पापा शाम को आए तो मुझे देखा तो बहुत नाराज हुए, मैं तैयार नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि तुम ऐसे चलोगे? तो मैंने उनसे कह दिया कि अगर आपके गुरुजी जिनके यहाँ अपन जा रहे हैं वो अगर सच में इतने बड़े गुरु है तो उन्हें मेरे कपड़ों से क्या लेना देना है। और आंटी ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया था कि गुरुजी के दरबार में हमें 10 मिनट पहले ही पहुंचना है और समय हो रहा था। और संगत जी, लकीली उस समय हम वसंत कुंज में रहते थे जो एम्पायर स्टेट से बहुत पास था, तो हम लोग सीधे 6 बजे तक वहाँ एम्पायर स्टेट पहुंच गए। और संगत जी, जैसे ही मैंने एम्पायर स्टेट में कदम रखा, मैं 2 मिनट के लिए वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि संगत जी वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, वहाँ की जो कामनेस थी, जो शीतलता थी, जो पायसनेस था, जो पवित्रता थी, वो मुझे बहुत बहुत अट्रैक्ट कर रही थी और मेरे दिल को, मेरे मन को बहुत सुकून दे रहा था वो एटमॉस्फेयर। और संगत जी, उस समय वहाँ खड़े हुए मेरे मन में यही बात आई कि दिल्ली नहीं हो सकता। मैं गेट से वापस बाहर आया, बाहर आकर देखा कि वही हैसल वैसल ट्रैफिक, हालांकि उस समय मेट्रो नहीं थी लेकिन ट्रैफिक वही था। मुझे लग गया कि नहीं, हम दिल्ली में ही हैं, और मैं वापस गेट के अंदर गया। मुझे बहुत सुकून मिला। और संगत जी, जैसे ही मैंने छोटे मंदिर में कदम रखा, वहाँ का एम्बियंस देखकर मैं हैरत में रह गया। शैंडलियर लगे हुए थे, कारपेट बिछा हुआ था, पूरी चकाचौंध थी। क्योंकि संगत जी, हम लोग जैन है और हमारे जैनिज्म में जो हमारे धर्म गुरु होते हैं उनका जो स्थान होता है वो इतना लेविश नहीं होता है, वो बहुत सिंपल रहते हैं। तो ये देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे लगा कि हम कहाँ आ गए ये। उस समय बहुत कम संगत बैठी हुई थी। हम भी गुरुजी महाराज की गद्दी के पास जाकर के पास में बैठ
बैठ गए। तब तक गुरुजी आए हुए नहीं थे। संगत जी मैं बैठा बैठा यही सोच रहा था कि हम क्यों आ गए हैं, कैसी जगह है ये, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और बस मैं ऐसा सोच ही रहा था कि गुरुजी अपने कमरे में से निकल कर आए। मुझे बहुत अच्छे से याद है गुरुजी ने उस समय व्हाइट चोला पहना हुआ था और जैसे ही दरबार में आए संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं उन्हें देखता रह गया। क्योंकि संगत जी मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नूर किसी का देखा ही नहीं था। उनके चेहरे से इतना नूर टपक रहा था, उनका ऑरा इतना पॉजिटिव था, उनका चेहरा इतना अट्रैक्टिव था कि बस उनसे नजरें हटाने को दिल ही नहीं कर रहा था। और संगत जी जब गुरुजी चलते थे तो बहुत फ्लो में चला करते थे, तो मुझे ऐसा लग रहा जैसे कोई सूरज चलकर आ रहा है। उनके बॉडी से इतनी ऊर्जा निकल रही थी, इतनी रोशनी निकल रही थी। और संगत जी जैसे मैंने गुरुजी को देखा, मेरे अंतर मन से एक प्रार्थना निकली। मैंने कहा मुझे क्षमा करिएगा गुरुजी, मैंने बहुत गलत सोच लिया, मुझे माफ करिएगा, मेरी मदद कीजिए, हमारे परिवार की मदद कीजिए। ये संगत जी मेरे अंतर मन से ही ये प्रार्थना निकल रही थी, सिर्फ जस्ट गुरुजी को देखने के बाद ही। और संगत जी जैसा सारी संगत कर रही थी दरबार में, मैंने भी वही किया। गुरुजी को प्रणाम किया, अपनी जगह पर आकर बैठ गया। शब्द चल रहे थे। कुछ समय के बाद चाय प्रसाद आया और फिर थोड़ी देर के बाद एक बहुत बड़ी थाल आई जो ढकी हुई थी। फिर थोड़ी देर के बाद सारी संगत लाइन में लग गई और गुरुजी ने बारी बारी से सबको उस थाल में से कड़ा प्रसाद दिया। मैं भी लाइन में लग गया। और संगत जी उस समय गुरुजी का रूप अलग ही हो गया था। और संगत जी जैसे ही मेरी ही बारी आई, मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो गुरुजी ने इशारा किया दोनों हाथ बढ़ाने के लिए। मैंने अपने दोनों हाथ बढ़ाए और गुरुजी ने अपने एक हाथ से जैसे ही प्रसाद दिया, मेरे तो आश्चर्य की सीमा नहीं थी संगत जी। मेरे दोनों हाथ इतने भर गए और मैं सोच में पड़ गया कि मैं इसे खाऊंगा कैसे। उस समय हमें बाहर जाके वो प्रसाद कंज्यूम करना था और फिर वापस हाथ धो के हमें गुरुजी के दरबार में आना था। तो संगत जी प्रसाद लेकर मैं, पापा और आंटी जो हमारे साथ आई थी, हम लोग बाहर चले गए। और मैं देख रहा हूँ कि सारी संगत दोनों हाथों को ऊपर उठा के अपने मुंह से ही खाना शुरू कर रहे हैं, यानी कि हाथ से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हाथ अगर हम मूवमेंट करते तो प्रसाद गिर जाता। मैंने भी उनको फॉलो किया। हमने वहाँ बाहर प्रसाद ग्रहण किया और उस समय वहाँ बाहर बजाज अंकल होते थे जिनकी पानी की सेवा होती थी। संगत जी हम लोगों ने प्रसाद खत्म किया, हाथ धोए और हम लोग अंदर लाइन में लग गए। और जब हम आगे बढ़े गुरुजी के पास तो आंटी ने जो हमें लेकर आई थी बहुत डरते डरते गुरुजी से कहना चाहा कि मैं अपने कलीग को लेकर आई हूँ। और देखिए संगत जी आंटी बहुत समय से जा रही थी गुरुजी के पास, लेकिन फिर भी कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी। सभी सारी संगत बहुत डिसिप्लिन में रहती थी, वहाँ आवाज नहीं होती थी, बहुत कायदा रहता था गुरुजी का। और बहुत ऐसा नहीं कि गुरुजी के पास आप लंबे समय से आ रहे हैं तो कुछ भी बात करना शुरू कर दोगे, कभी भी नहीं। सभी संगत बहुत कायदा रखती थी गुरुजी का। आंटी ने बहुत डरते हुए और सहमे हुए गुरुजी से कहा, गुरुजी ये मेरे कलीग हैं, एयर इंडिया में मेरे साथ हैं, इनकी बेटी को कैंसर हुआ है। और जैसे गुरुजी ने मेरे पापा को देखा वो पंजाबी में बोलने लगे। और मेरे पापा ने भी अपनी कॉलेज चंडीगढ़ से की थी तो उन्हें पूरी पंजाबी आती थी और उन्होंने गुरुजी के साथ पूरी पंजाबी में ही बात की। तो गुरुजी ने मेरे पापा को कहा, तुसी मेरे पड़ोसी हो, तुसी आया करो। और संगत जी मुझे उस समय बहुत एम्बेरसमेंट हुआ क्योंकि मैं ऐसे ही उठकर आ गया था गुरुजी के दरबार में। तो तभी गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और पापा से पूछा, एक ही करदा है। और संगत जी हमें समझ ही नहीं आया कि हम क्या बोले, क्योंकि मैं एक्चुअली कुछ नहीं करता था। और जब आप गुरुजी के सामने होते हो ना संगत जी, तो आपको होश ही नहीं रहता है कि आपको क्या बोलना है। और तभी संगत जी पापा ने 1-2 सेकंड सोचा और कहा, गुरुजी ये सीए क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। और गुरुजी ने मुझे देखा, अपना हाथ उठाया आशीर्वाद की मुद्रा में और कहा, जा ऐश कर, ब्लेस किता। और संगत जी हम लोग सब बाहर आ गए उनका आशीर्वाद लेकर। और जो आंटी हमें लेकर आई थी शी वॉज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत खुश हो रही थी कि आपको पहले दिन ही गुरुजी ने आपसे बात कर ली, आपको आशीर्वाद दिया। और इवन संगत जी सारी संगत भी हमसे आकर मिल रही थी, क्योंकि उस समय बहुत कम संगत होती थी, 25-30, और सारी संगत को पता लग जाता था कि ये नई संगत है। और सबके मन में एक ही भाव होता था कि जो भी नई संगत आए उसका कल्याण हो, गुरुजी उसका कल्याण करें। और संगत जी सभी संगत के मन में एक केयर की भावना होती थी, एक प्यार होता था। और सभी संगत बहुत एक्साइटेड थी, वो भी हमारे पास आके हमें बोल रहे थे कि आज आपका बहुत बड़ा दिन है, गुरुजी ने आपसे बात कर ली, आपको आशीर्वाद दिया। और संगत जी जब हम घर आ गए तो मैं रात भर सो नहीं पाया। मुझे रात के 3-4 बज गए थे, मैं जग रहा था, मेरा एनर्जी लेवल बहुत हाई था। और दूसरी बड़ी बात संगत जी, मेरा शरीर बहुत बहुत हल्का महसूस कर रहा था। मैं आप सोचिए संगत जी, पिछले 3-4 घंटे में जो मैंने इतना सारा प्रसाद कंज्यूम किया था वो क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। और अगर वही चीज मैंने कहीं बाहर खाई होती तो डेफिनेटली मैं बिस्तर पे लेटा हुआ होता, मैं हिल भी नहीं सकता था। लेकिन उस दिन मेरा शरीर बहुत हल्का था, ना मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैंने इतना कुछ खाया है, और मेरे अंदर एनर्जी लेवल क्वाइट हाई था। और संगत जी मुझे ये विश्वास हो गया कि मैं किसी डिवाइन जगह से ही आया हूँ। और संगत जी मैंने अगले दिन उन आंटी को फोन किया और कहा कि आंटी मेरा फिर से मन हो रहा है वहां जाने का। तो आंटी ने बोला कि जाओ आप। तो मैंने कहा कि आंटी आप भी मेरे साथ चलिए। तो आंटी ने कहा कि नहीं, इसकी कोई
जरूरत नहीं है, अब आप खुद जा सकते हो। तो मैंने कहा कि पता नहीं गुरुजी क्या कहेंगे। तो आंटी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, गुरुजी कुछ भी नहीं कहेंगे, और अगर उन्हें कुछ कहना भी होगा तो डायरेक्ट आपको ही कहेंगे, और ऐसी कोई नीड नहीं है कि आपको किसी की परमिशन अब लेना है। आप एक बार जा चुके हो गुरुजी के दरबार में, आप जाओ। और संगत जी उस समय 5:30 बज रहे थे। मैंने अपनी बाइक उठाई और मैं सीधे छोटा मंदिर पहुंच गया। और उन दिनों संगत जी गुरुजी 7 दिन संगत लिया करते थे। संगत जी मुझे पहले दिन का प्रोटोकॉल अच्छे से याद था। मैं लाइन में लगा, गुरुजी को प्रणाम किया और बैठ गया। चाय प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद हम दोबारा लाइन में लगे, कड़ा प्रसाद ग्रहण किया, बाहर गए, हाथ धोए, हम वापस आकर के दरबार में बैठे और फिर से हमने लंगर प्रसाद लिया, फिर बाहर गए, और जब वापस आए अंदर तो गुरुजी को प्रणाम करके मैं उनके साइड में बैठ गया। और संगत जी जैसे ही मैं बैठा वैसे ही गुरुजी का हाथ से इशारा हो गया कि चली, लंगर हो गया, अब जाओ। और संगत जी मैं उठा, गुरुजी को प्रणाम किया और चला गया घर। और संगत जी मैं तीसरे दिन भी गुरुजी के दरबार में गया और मेरे मन में था कि मैं और थोड़ी देर बैठूं। और संगत जी जैसे मैंने लंगर प्रसाद ग्रहण किया, अंदर आया, दरबार में बैठा, तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने सोचा कि मैं मेडिटेशन में बैठ जाता हूँ, गुरुजी मुझे कुछ नहीं बोलेंगे जाने के लिए। और जैसे ही बैठा गुरुजी ने बोलना शुरू कर दिया, चलो चलो जाओ, हो गया लंगर प्रसाद, घर जाओ। और संगत जी मैं घर चला गया। अब मैं चौथे दिन फिर आया और मैंने इस बार सोचा कि मैं पीछे जाके बैठूंगा, तो गुरुजी मुझे नहीं देख पाएंगे और मुझे नहीं बोल पाएंगे। और संगत जी आप चाहे जहाँ भी बैठ जाओ, गुरुजी को आपको जो बोलना है वो तो बोल ही देते हैं। तब भी गुरुजी ने कहा कि चलो लंगर प्रसाद हो गया, चलो जाओ। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे समझा दिया था कि आप लंगर प्रसाद ले और घर जाए। लेकिन मैंने मन में गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अपनी कृपा ऐसी बनाए रखना कि मैं आपके दरबार में आता रहूं। उसके बाद जो आंटी हमें लाई थी उन्होंने गुरुजी से बात की और गुरुजी ने मेरी सिस्टर को बुलाने के लिए कहा। मेरी सिस्टर गुरुजी के दरबार में आई। हालांकि संगत जी मेरी सिस्टर 1 या 2 बार ही आ पाई क्योंकि उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम थी, उनको स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहता था। और जब मेरी सिस्टर गई गुरुजी के दरबार में तो गुरुजी ने गड़वी लाने के लिए कहा। हम लोग लेकर पहुंचे और संगत ने हमें इंस्ट्रक्शन दिए कि इसे राख से साफ करना है, नींबू से साफ करना है और रात में जल भर के रखना है और सुबह अगले दिन सिस्टर को जल पीना है और उसी जल से स्नान भी करना है। और गुरुजी की कृपा ऐसी रही संगत जी कि मैं हमेशा गुरुजी के दरबार में जाता रहा। और संगत जी मेरे पापा हमेशा वीकेंड पर आते थे क्योंकि उनका ऑफिस होता था और मैं अक्सर रोज ही जाता था गुरुजी के दरबार में। मुझे वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता था, बहुत शांति मिलती थी और गुरुजी का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पॉजिटिव था कि वो आपको खुद ही महसूस हो जाया करता था और आपकी खुद की बॉडी फुल एनर्जेटिक हो जाती थी। और संगत जी उस समय मुझे शब्द कीर्तन समझ में नहीं आते थे, लेकिन जैसा गुरुजी ने कहा है कि बस सुनो, तो मैं सुनता था। और मुझे लंगर प्रसाद बहुत बहुत अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना है। और उस समय 1998 में मेरी उम्र 24 साल की थी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपने दोस्तों से, अपने और दूसरे फैमिली मेंबर से कट ऑफ हो गया था, स्पेशली दोस्तों के साथ। और जैसे ही 5:30 बजती संगत जी, बस मेरा दिल होता, मैं उठता, बाइक उठाता, गुरुजी के दरबार में पहुंच जाता। और मेरे दोस्तों को लगने लगता था कि शायद मयंक पागल हो गया है, 5:30 बजती है और ये चला जाता है, 5:30 से 10 बजे तक इसे कोई होश ही नहीं रहता है, कहाँ रहता है। और संगत जी मैंने खुद ने भी किसी को कुछ नहीं बताया। मैं बस 5:30 बजे जाता, 10 बजे तक वही रहता, अपना मोबाइल बंद कर लेता था। और मैंने गुरुजी के दरबार में बहुत सारी बातें सीखी, जिसमें से पहली बात थी डिसिप्लिन में रहना। और संगत जी दूसरी बात ये थी कि गुरुजी बहुत दूरदर्शी थे। उस समय इतने ज्यादा मोबाइल नहीं थे, लेकिन फिर भी गुरुजी का इंस्ट्रक्शन था साफ कि जो भी मोबाइल लाएगा उसे बंद रखना है, क्योंकि वो जानते थे, गुरुजी जानते थे अच्छे से कि मोबाइल से सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होता है। आप फिजिकली वहाँ रहते हो लेकिन मेंटली नहीं रहते हो। और गुरुजी चाहते थे कि उनके दरबार में आया हुआ हर संगत फिजिकली और मेंटली वही मौजूद रहे। और संगत जी बहुत डिसिप्लिन मैंने देखा, लाइन में रहना, टाइम पर आना, टाइम पर जाना, जो प्रसाद दिया गया है पूरा कंज्यूम करना, और वो डिसिप्लिन वाकई में बहुत बहुत अच्छा लगता था। और गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि मुझे तुम लोग सब कीड़े मकोड़े की तरह दिखाई देते हो और बहुत बहुत माड़ा समय आने वाला है। और गुरुजी चाहते थे कि हम अपना अहम, अपना ईगो, अपने इफ्स एंड बर्ड्स, हम सब उसको दूर कर दें और उनकी कृपा से बिल्कुल पायस, बिल्कुल साफ मन के हो जाएं, जो कि बहुत बहुत डिफिकल्ट टास्क है। और संगत जी हम अपनी लाइफ में, अपनी सोसाइटी में जो भी अचीव करते हैं उसमें हमें लगता है कि वो हमने अचीव किया है। वो मैं वाली फीलिंग हमारे अंदर होती कि मैंने ये अचीव किया, ये मेरा स्टेटस है, इतनी मेरी इनकम है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो ये जो मैं वाली बात थी, ये जो अहम वाली बात थी, गुरुजी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कोई भी संगत के अंदर ये अहम हो। और संगत जी इसीलिए गुरुजी के दरबार में कोई नई संगत नहीं है, कोई पुरानी संगत नहीं है। जिस पॉइंट ऑफ टाइम को आप मिले बस वही आपकी जर्नी है। और संगत जी वो जर्नी तो हमारे लिए है, जबकि असली जर्नी तो न जाने कितने जन्मों से हम सबकी शुरू हो चुकी है। इसलिए गुरुजी के दरबार में कोई नया नहीं है, कोई पुराना नहीं है। हाँ ये बात और है कि किसी का समय 1966 में शुरू हो गया, किसी का
98 में, किसी का 2000 में। ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात है। और संगत जी ये सब कुछ गुरुजी ही डिसाइड करते हैं कि हमें कब उनसे जुड़ना है। और वो जो टाइम होता है ना संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं वो हमारी लाइफ का सबसे अहम प्रीशियस टाइम होता है, क्योंकि ये वो समय होता है जब गुरुजी सब कुछ हमारी लाइफ का टेक ओवर कर लेते हैं। आप देखेंगे कि उस समय के बाद से आपकी लाइफ में एक फ्लो आ गया है, एक कंफर्ट आ गया है, एक सेटिस्फेक्शन आ गया है, कंटेंटमेंट आ गया है। और संगत जी धीरे धीरे गुरुजी महाराज वो सारी परेशानियां हमारे जीवन की, हमारे शरीर की, धीरे धीरे ने वेरी सेटल मैनर वो आराम से ठीक कर देते हैं, बिना किसी परेशानी के। गुरुजी सब कुछ जानते हैं, वो अपने हिसाब से अपने टाइम से सब कुछ सही कर देते हैं। और संगत जी मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स मुझसे बड़े नाराज हो गए कि कहाँ रहता है 5 से 10 के बीच में। लेकिन संगत जी मुझे कोई होश नहीं, मुझे सिर्फ एक ही धुन, मुझे गुरुजी के पास जाना है। और शायद ये मेरा अपना स्वार्थ था, मुझे अपने मेडिकेशन के लिए जाना था, मुझे अपनी रेमेडी के लिए जाना था, सोल की रेमेडी के लिए जाना था। और संगत जी एक दिन की बात है, मैं गुरुजी के दरबार में लंगर ले रहा था। उस दिन कड़ा प्रसाद गुरुजी अपने हाथों से दे रहे थे। और जैसे ही मेरे हाथ में कड़ा प्रसाद दिया, गुरुजी ने मुझसे पूछा सिस्टर के क्या हाल है। तो मैंने कहा कि गुरुजी वो हॉस्पिटलाइज्ड है। तो गुरुजी कहते हैं और तू अकेला आता है, उसको नहीं लाता, सारा प्रसाद खुद ही खा जाता है। अब संगत जी मैं चुप रहा, मैं क्या बोलता गुरुजी को। तो गुरुजी ने मेरे हाथ में कड़ा प्रसाद रखा और कहा कि जाओ, अभी जाओ और उसे हॉस्पिटल में प्रसाद देकर आओ। और संगत जी बस गुरुजी का हुक्म में उठा, यंग एज थी, पूरी फुल ऑफ एनर्जी के साथ मैंने उठा और फटाफट बाहर गया, कड़ा प्रसाद लेके कार से आया था, कार में बैठा और चल दिया मैं हॉस्पिटल की तरफ। और संगत जी जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंचा, उस समय अपोलो हॉस्पिटल बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करता था। मैंने कार पार्क की और देखा कि बाहर ही एक शिवजी का मंदिर है। मैंने शिवजी को मत्था टेका और कहा कि भोलेनाथ मुझे बस कोई भी रास्ते में ना मिले। और मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी पता नहीं आपने मुझे भेज तो दिया है, मैं ये प्रसाद अपनी सिस्टर तक पहुंचा पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मुझे बहुत सारे रोकने वाले लोग मिलेंगे। मैं अंदर गया, लॉबी में कोई नहीं था, गेट पर कोई नहीं था, मैं अंदर चला गया। अब मुझे लगा कि बाहर जहाँ पर कार्ड चेक होता है वहां पर मुझे रोका जाएगा, वहां भी कोई नहीं था। मैं लिफ्ट में बैठा तो मुझे लगा कि जैसे मेरा वो फ्लोर आएगा, लिफ्ट खुलेगी तो सामने जो काउंटर होगा वहां तो डेफिनेटली कोई ना कोई मुझे रोकेगा ही रोकेगा। लिफ्ट खुली, आई वॉज सरप्राइज्ड, कोई भी नहीं था। पूरा फ्लोर ऐसा खाली जैसे कि खुद गुरुजी महाराज चाहते हो कि मैं वहां अपनी बहन तक पहुंचूं और वो प्रसाद खिलाऊं। मैं अंदर गया आईसीयू में। मेरी सिस्टर मुझे देख के चौंक गई कि तू 9 बजे यहाँ पे क्या कर रहा है। उस समय संगत जी रात के 9 बज रहे थे। मैंने उससे कहा कि मैं तेरे लिए प्रसाद लाया हूँ गुरुजी का। तो मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि तेरा प्रसाद है या मेरा प्रसाद है। तो मैंने कहा कि नहीं, ये तेरा प्रसाद है, खुद गुरुजी ने भेजा है। उसने प्रसाद कंज्यूम किया, मैंने उसे खिलाया एंड आई सेड वाओ गुरुजी आप ग्रेट हो। मैंने बहुत बहुत गुरुजी को थैंक्स दिया। मैंने कहा कि गुरुजी आपके आशीर्वाद से, आपकी रहमत से मैं यहाँ तक पहुंच सका। मेरी सिस्टर ने बहुत आराम से प्रसाद कंज्यूम किया, आपकी ब्लेसिंग्स उसे मिली। और संगत जी मैंने गुरुजी से ये भी कहा कि गुरुजी आपकी ये रहमत ही थी, आपकी ब्लेसिंग्स ही थी कि मुझे कोई भी बैरियर नहीं मिला। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब सिस्टर को प्रसाद खिलाकर वापस लौटा, वो सारी जगह जहाँ पर मुझे कोई भी मिल सकता था उन सभी जगह पर हर कोई मुझे मिला जाते समय। और संगत जी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, जो वहाँ पे जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी वो मुझे ऐसे स्टेयर कर रहे थे, ऐसे घूर रहे थे, लेकिन मैं फटाफट उस हॉस्पिटल से बाहर निकला। और अगले दिन जब मैं दरबार में गया तो ना मैंने गुरुजी से कुछ कहा, ना गुरुजी ने मुझसे कुछ पूछा, क्योंकि वो सब जानते थे। उन्होंने मुझे देखा, स्माइल की, मैंने भी स्माइल की। गुरुजी सब जानते थे कि क्या हुआ है। और संगत जी जब मैं गुरुजी के पास जाया करता था तो गुरुजी ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे, मुझे एक छोटा सा सेंटेंस बोला करते थे, बिया करा। अब मुझे समझ में नहीं आता था कि गुरुजी क्यों बोलते हैं ऐसा, कि मेरे पास ना तो डिग्री है, ना मेरे पास कोई जॉब है, और मुझे शादी के लिए क्यों बोल रहे हैं गुरुजी। और संगत जी 2000 में हम लोगों ने घर खरीदने का सोचा और हम चाहते थे कि हम अपना घर साउथ दिल्ली में खरीदे। हम गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने हमें कहा कि गुड़गांव में लो। और संगत जी उस समय गुड़गांव ऐसा लगता था जैसे किसी हम जंगल में आ गए हों। और संगत जी मुझे लगा कि ये तो बहुत जंगल वाला एरिया है। तो संगत जी मैं साउथ दिल्ली गया, वहाँ घर ढूंढा और मुझे एक पसंद भी आ गया। और मैं अगले दिन गुरुजी को दरबार में बताने गया तो गुरुजी ने मुझे भगा दिया, नाराज हो गए। वो समझ गए कि मैंने उनकी बात नहीं मानी। अब संगत जी हमारे घर का गृह प्रवेश था। मैंने गृह प्रवेश के समय पे गुरुजी का स्वरूप वहाँ रख दिया। जो पंडित आए थे उन्होंने पूजा तो की और साथ साथ में गुरुजी के जो मंत्रोच्चारण से जो पूजा करनी थी वो भी की। और मैं बहुत खुश हुआ कि गुरुजी का भी आशीर्वाद मिल गया। और अगले दिन जब मैं एम्पायर स्टेट पहुंचा गुरुजी के दरबार में, और संगत जी जब दरबार से वापस रात में पहुंचता हूँ घर पे, तो घर के बाहर एक नोटिस लगा हुआ था MCD ऑफिसर का, कम एंड मीट मी। और संगत जी मैं बड़ा टेंशन में आ गया कि कल ही गृह प्रवेश हुआ है
है और अब ये नया टेंशन क्या आ गया है। और संगत जी, मैंने वो नोटिस उठाया और डस्टबिन में डाल दिया और सोचा जो होगा देखा जाएगा। और तो और संगत जी, 2 दिन के बाद उस ऑफिसर ने मेरे घर की दीवार पर मार्कर से लिखवा दिया कि कम एंड मीट मी और अपना नंबर छोड़ दिया। और संगत जी, फिर मुझे लगा कि अरे ये तो बड़ा जिद्दी ऑफिसर है, पीछे ही पड़ गया है। मेरे पास गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप था, मैंने स्वरूप निकाला और जो उसने दीवार पे लिखा था उस पर गुरुजी के फोटो को टच करवा दिया और मैंने कहा कि गुरुजी अब जो कुछ भी है वो आपने देखना है। और संगत जी, वो दिन का दिन था और मैं तब से लेके 10 साल तक उस घर में रहा, लेकिन तब तक मुझे कोई भी ऑफिसर, किसी ने भी कोई परेशान नहीं किया। एक बार की बात है संगत जी, मैं गुरुजी के दरबार में बैठा हुआ था और मैं बहुत पीछे बैठता था, तो गुरुजी ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। मैं गया, बैठा, प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा कि अपना विजिटिंग कार्ड दो। मैं बहुत डर गया कि गुरुजी विजिटिंग कार्ड क्यों मांग रहे हैं। और उस समय संगत जी मेरी नौकरी लगी थी एज एन अकाउंटेंट और उस समय मेरी सैलरी लगभग 5,500-6 हजार रही होगी। और मुझे लगा कि पता नहीं गुरुजी मुझसे कार्ड क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि उस दरबार में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए थे, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए थे। और संगत जी, जब गुरुजी ने मुझसे कार्ड मांगा तो मैं ब्लैंक हो गया। तो मुझे सिंगला अंकल ने पीछे पीठ पे टैप किया और कहा कि गुरुजी कार्ड मांग रहे हैं, कार्ड दो। और गुरुजी ने कार्ड देखा और कहा कि इस पे मोबाइल नंबर नहीं है। तो मैंने एक पेन लिया और उस पे अपना मोबाइल नंबर लिख दिया। गुरुजी ने कार्ड देखा और कहा अच्छा बैठ जाओ। और बस संगत जी, गुरुजी कभी बात करते कभी नहीं करते, लेकिन मुझे पता था कि मुझे दरबार आना है, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद लेना है, शब्द कीर्तन सुनने हैं, गुरुजी का आशीर्वाद लेना है, घर चले जाना है। और संगत जी, 2000 की बात है, ऐसा हुआ कि मेरी सिस्टर का यहाँ इलाज नहीं हो पा रहा था तो हम उसे यूएस ले गए। और संगत जी, दिसंबर 2000 में हमने उसे खो दिया। और संगत जी, मेरी सिस्टर की डेथ से मेरे फादर बहुत बहुत हिल गए थे, शैटर्ड हो गए थे। मैंने अपने फादर को कभी भी इतना उदास, इतना दुखी कभी जीवन में नहीं देखा। एक बार वो गुरुजी के दरबार में गए, गुरुजी का आशीर्वाद लिया और जब हम कार में बैठे तो मेरे फादर साहब ने मुझे कहा कि मयंक, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। तो मैंने पापा से कहा कि पापा, इफ यू डोंट माइंड, मैं यहाँ कंटिन्यू कर सकता हूँ? तो पापा ने कहा कि हाँ तुम करो कंटिन्यू, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं आऊंगा। और संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज के दरबार में जाना कंटिन्यू रखा। मेरी जर्नी चल रही थी, पापा ने आना बंद कर दिया था और गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा सीए क्लियर हो गया था। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं छोटे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था और बहुत रो रहा था। मैं बहुत खुश था कि इतने लंबे समय के बाद मुझे खुशी मिली है। और संगत जी, वो समय रहा होगा 2001 का। और संगत जी, जब मेरी आज्ञा का समय आया, मैं गुरुजी के पास गया, उन्हें मत्था टेका और कहा, गुरुजी आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आपके आशीर्वाद से मेरा सीए का एक ग्रुप निकल गया। थैंक यू सो मच गुरुजी। और गुरुजी कहते, जा अब तू देखी जा। और संगत जी, 2000 में गुरुजी की माताजी ने डुगरी में पाठ रखा हुआ था और कुछ ही संगत को अलाउड था वहां जाना। तो जो आंटी हमें लेकर गए थे गुरुजी के दरबार में, मैं उनके पीछे पड़ गया कि नहीं, मुझे तो जाने ही जाना है। और संगत जी, उस समय तो आंटी चुप रही, लेकिन जिस दिन जाना था उसके एक दिन पहले आंटी ने मुझे फोन किया और कहा कि मयंक, अगर तुम्हें डुगरी जाना है तो सुबह 4 बजे मेरे घर आ जाना। और संगत जी, मैं सुबह 4 बजे आंटी के घर पहुंच गया और गुरुजी की ब्लेसिंग और उनके आशीर्वाद से मैं आंटी के साथ डुगरी पहुंच गया। और संगत जी, पूरे रास्ते मैंने इतनी गाड़ियां देखी, इतने कमांडोज देखे, जब तक हम डुगरी नहीं पहुंच गए। और मुझे नहीं लगता कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से कोई भी ऐसा बड़ा आदमी नहीं होगा जो वहाँ मौजूद नहीं था। और संगत जी, जैसे हम लोग डुगरी गए, आंटी अंदर चली गई, मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। उस दिन गुरुजी ने व्हाइट चोला पहना हुआ था। आंटी गई, मत्था टेका, गुरुजी बहुत खुश हुए आंटी को देख करके। आंटी मत्था टेक के वहाँ बैठ गई और जैसे मुझे देखा गुरुजी ने मुझे कहा चलो बाहर चलो। और संगत जी, मैं बाहर आ गया। गुरुजी आंटी से लगभग आधे घंटे तक बात करते रहे। आंटी बाहर आई और मुझे कहने लगी कि चलो चलो मयंक, लंगर का अरेंजमेंट हुआ है, वहाँ चलते हैं। और संगत जी, तभी अनाउंसमेंट होती है कि सभी संगत लंगर ग्रहण करेंगे और लंगर ग्रहण करने के बाद ही दरबार में आएंगे। और संगत जी, तभी दूसरा अनाउंसमेंट होता है कि जब भी गुरुजी दरबार से बाहर आएंगे कोई भी संगत उठेगी नहीं, क्योंकि संगत जी दरबार में गुरु ग्रंथ साहिब रखे हुए थे और गोल्डन टेम्पल से बहुत सारे रागी आए हुए थे। उन सबका सम्मान करते हुए, उन सबका मान रखते हुए कोई भी नहीं उठेगा। और संगत जी, सारी संगत ने वही फॉलो किया जो दोनों अनाउंसमेंट हुए थे। और तभी गुरुजी ने डिसाइड किया कि वो अपने हाथों से सभी संगत को प्रसाद बांटेंगे। और संगत जी, उस समय लगभग 15,000 तो संगत होगी। और संगत जी उस समय बहुत बहुत गर्मी थी और गुरुजी ने सारी संगत को अपने हाथों से गर्मा गर्म प्रसाद दिया। बहुत गर्म प्रसाद था और बहुत सारी जो पुरानी संगत थी वो वहीं खड़ी थी, उनकी सेवा कर रही थी, नैपकिन उनके हाथ में थे। और उस दिन जो गुरुजी का रूप था संगत जी, वो बहुत रौद्र रूप था। और बस गुरुजी प्रसाद देते जा रहे थे, हमने ग्रहण किया और हम लोग लौट आए। और उसके बाद जब दिवाली आई तो गुरुजी ने अपने हाथों से ब्लेस्ड कॉइन
कॉइन्स दिए, अपने हाथों से मुझे अपना स्वरूप दिया, मुझे भी कॉइन्स मिले, स्वरूप मिला और गुरुजी ने कहा था कि फ्रेम करवा लेना। और मेरे मन में था कि मैं गुरुजी का सबसे सुंदर फ्रेम बनवाऊंगा, मैं चांदी में बनवाऊंगा गुरुजी का फ्रेम। और संगत जी देखिए, मैंने गुरुजी की बात नहीं मानी। मैं सोचता रह गया कि फ्रेम करवाऊंगा, लेकिन मैंने फ्रेम नहीं करवाया। और जब मैंने घर शिफ्ट किया तो वो जो कॉइन्स हैं, वो जो गुरुजी के स्वरूप हैं, वो कहीं घूम गए। अगर मैंने फ्रेम करवा लिए होते तो शायद वो नहीं घूमते। और संगत जी, गुरुजी कहा करते थे कि जो मेरा स्वरूप है उसे फ्रेम करवा के रखा करो, और मेरा स्वरूप खुद मैं खुद ही हूँ। मेरे स्वरूप के साथ बातें किया करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूँ और मेरे स्वरूप से तुम्हें हर बात का जवाब भी मिलेगा। और संगत जी, गुरुजी के दरबार में बहुत रेयर ही फोटो मिला करती थी, गुरुजी का स्वरूप मिला करता था। और बाद में गुरुजी ने कहना शुरू कर दिया कि पीछे जाकर बैठो, ऊपर जाकर बैठो, तो मैं ऊपर जाकर के बैठा करता था। एक दिन की बात है संगत जी, जब मैं ऊपर दरबार में बैठा हुआ था, तब सिंगला अंकल आए और कहने लगे कि अब आप हफ्ते में एक ही बार आना। मैंने कहा ठीक है। और संगत जी, मैं नीचे आ गया और मेरे मन में बड़ी खलबली मची हुई थी, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं हर दिन गुरुजी के दरबार में आता था और संगत जी, वहाँ दरबार में मैं एक दो संगत से ही बात किया करता था। ऐसे वहाँ बात करना अलाउड था भी नहीं। सारी संगत एक दूसरे को चेहरे से पहचानती थी और किसी के नंबर नहीं होते थे एक दूसरे के पास। और तभी वहाँ संगत जी, मेरी एक संगत से बात होती है। वो मुझसे बोलते हैं कि आप उदास क्यों हो। मैंने बताया कि ऐसा सा सिंगला अंकल ने कहा है। तो फिर वो मुझसे कहने लगे कि क्या आपको डायरेक्टली गुरुजी ने कहा है? तो मैंने कहा नहीं। तो कहने लगे तो फिर क्या बात है, टेंशन की क्या बात है, आओ रो जाओ। और संगत जी, जैसे ही मैं दरबार में अगले दिन पहुंच गया, दरबार में मैं गुरुजी के सामने गया और जैसे ही मत्था टेका, मत्था टेकते ही गुरुजी ने कह दिया हफ्ते में एक बार ही आओ। और मैं समझ गया संगत जी कि गुरुजी के दरबार में जो सेवादार आपसे कुछ कहते हैं वो ऐसे ही नहीं कहते। वो गुरुजी का हुक्म होता है, उसी हुक्म को वो आगे कंटिन्यू फॉलो करते हैं और आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं। और संगत जी, हमें सेवादार के किसी भी ऑर्डर को क्रॉस चेक नहीं करना चाहिए। उस समय मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे मन में आया भी कि मुझे कल ही सिंगला अंकल की बात मान लेनी चाहिए थी। और संगत जी, उस दिन दरबार में मुझे पहली बार अनकंफर्टेबल फील होता रहा। मैं अपनी ईगो की वजह से आ गया था कि मुझे तो गुरुजी ने डायरेक्ट कहा ही नहीं है। लेकिन संगत जी, उस दिन के बाद मैंने हर वो बात मानी जो मुझे दरबार में किसी संगत ने कही, खासकर पुरानी जो संगत है। और संगत जी, उस वक्त सारे बड़े फंक्शंस बड़े मंदिर में हुआ करते थे और गुरुजी पर्टिकुलर किसी से कुछ बोलते थे तो वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ही होती थी बात। तो 1998 में जब बहुत बड़ा फंक्शन बड़े मंदिर में हुआ तो गुरुजी ने मेरे फादर साहब को भी कोई सेवा दे रखी थी। और संगत जी, मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा को कौन सी सेवा दी है। और कई बार ऐसा होता था कि पापा दरबार में गुरुजी के पास होते थे और मैं बाहर खड़ा होता था। तो गुरुजी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कौन आया है, कौन किसका क्या लगता है। गुरुजी का डायरेक्ट सबके साथ 1 to 1 कनेक्शन ही होता था। और संगत जी, जो दरबार में हमेशा लगता है कि ये इसको ऐसा दे दिया, उसको वैसा मिल गया, मुझे ये हो गया, मुझे ये नहीं मिला, ये संगत जी सब कुछ मिथ्या है, इल्यूशंस हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी थॉट प्रोसेस है। जबकि गुरुजी के दरबार में सब पर इक्वली कृपा बरस रही है, उनकी रहमत बरस रही है। ऐसे कई बार हुआ संगत जी दरबार में कि कोई व्यक्ति आया और उसको मैंने अज्यूम किया कि इसके कपड़े ऐसे हैं, ये क्यों आया है दरबार में। और मैं अगले ही पल देखता हूँ कि वो गुरुजी के पास बैठा हुआ है, बहुत देर तक बैठा हुआ है और गुरुजी उससे बहुत बातें कर रहे हैं। तो मुझे समझ में आता था कि कितनी ब्लेस्ड सोल है। इसलिए संगत जी, जो दिख रहा है हमें उसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। एक बार की बात है, मेरा दोस्त गौरव मेरे घर पर आया और मुझे कहने लगा कि अरे मयंक, आजकल तू कहाँ रहता है? मैं कुछ बोला ही नहीं। उसने मुझे बहुत बार पूछा तो मैंने कहा कि तू किसी को बताना मत, मैं एक गुरुजी के पास जाता हूँ। तो गौरव मुझसे कहने लगा कि वही गुरुजी है ना जो चम्मच से इलाज करते हैं। संगत जी, मैंने कभी नहीं देखा था गुरुजी को चम्मच से इलाज करते हुए। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं पता कि गुरुजी चम्मच से इलाज करते हैं। फिर मेरे फ्रेंड ने पूछा कि गुरुजी कहाँ बैठते हैं, तो मैंने बताया कि गुरुजी एम्पायर स्टेट में है। तो तभी वो मुझे कहने लगा कि अच्छा, ये वही गुरुजी हैं जो जलंधर में भी होते थे। और संगत जी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि गुरुजी जलंधर में भी बैठते थे। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, मैं तो बस गुरुजी के दरबार में जाता हूँ, मत्था टेकता हूँ, लंग करता हूँ और आ जाता हूँ। तो फिर वो मेरा फ्रेंड मुझे कहने लगा कि नहीं, ये वही गुरुजी हैं, गुरुजी हमारे घर पर भी आते थे, हमें ब्लेस करते थे। तो मैंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो चल फिर तू मेरे साथ चल दरबार में। और संगत जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने दोस्त को लेकर जा रहा हूँ। और जैसे हम दरबार में पहुंचे, गुरुजी ने जैसे हमें देखा, दूर से ही कहने लगे, और गौरव सेठ इतने आई किदा की हाल है, आओ सेवा करो। और संगत जी, मैं देख रहा हूँ कि गौरव गया गुरुजी के पास, उनके चरण दबाने बैठ गया और मैं वही लाइन में लगा हुआ हूँ। और संगत जी, मैं दरबार में पीछे बैठा रहा और मेरा फ्रेंड पूरी शाम गुरुजी के पास उनके चरण दबाता रहा। और मैं देखता हूँ कि अगले दिन पूरी फैमिली, मेरे फ्रेंड की पूरी फैमिली गुरुजी के दरबार में थी। उनका गुरुजी से बहुत पुराना कनेक्शन था। संगत जी, आप सबके साथ एक इंसिडेंट और शेयर करता हूँ। मेरा बहुत मन करता था कि मैं दरबार में लंगर प्रसाद के बाद और देर तक दरबार में बैठूं। मैं जानना चाहता था, मेरे मन में जिज्ञासा थी कि गुरुजी सचखंड का प्रसाद कैसे प्रकट करते हैं। अब संगत जी, एक दिन मैं गुरुजी के दरबार गया, मेरे साथ वो वही आंटी थी जो हमें दरबार में लेकर आई थी। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि मयंक, आज आंटी को तुम्हें घर छोड़ना
है। मैं बहुत खुश हो गया। मुझे लगा कि वाह, मुझे तो बहुत देर तक बैठने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो आंटी बहुत देर तक रुकती थी। मैंने कहा जी गुरुजी, मैं बहुत खुश हुआ। और संगत जी, जब लंगर प्रसाद हुआ और जिस भी संगत को गुरुजी ने आज्ञा दी जाने के लिए, उनके जाने के बाद मैं पूरे टाइम 10 से लेके 12:30 बजे तक गुरुजी के दरबार के बाहर सीढ़ियों पे बैठा रहा। और अंदर लगभग कोई 10 एक संगत होगी। तभी गुरुजी ने आंटी से कहा कि मयंक कहाँ है? तो आंटी ने कहा कि मयंक बाहर बैठा हुआ है। और देखिए संगत जी, आंटी को पता था कि मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, लेकिन कोई भी नहीं बोल सकता था गुरुजी को कि मयंक बाहर बैठा है, उसको अंदर लाए या नहीं। कोई भी गुरुजी से बात नहीं कर सकता था। जब गुरुजी ने पूछा तो ही मुझे अंदर लाया गया। आंटी बाहर आई खुश होते हुए, क्या मयंक जल्दी चलो, गुरुजी बुला रहे हैं। मैं बहुत खुश हो गया। मैं जैसे अंदर गया, गुरुजी ने मुझे दूर से इशारा करके बोला कि बैठ जाओ, और मैं वहीं दरवाजे के पास पीछे बैठ गया। तो कहने का मतलब संगत जी ये है कि कई लोग संगत कहते हैं कि हम ब्लेस्ड फील नहीं करते, या हमें गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। संगत जी, गुरुजी के दरबार में जाना, उनका लंगर प्रसाद ग्रहण करना, यही सबसे बड़ी बात है। जो लोग फिजिकल फॉर्म में गुरुजी से मिले हैं, जरूरी नहीं है संगत जी कि उन्हें भी गुरुजी के पास इतनी देर तक इतनी बातें करने का मौका मिला है। जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि गुरुजी अक्सर मुझे पीछे बैठने के लिए ही बोला करते थे। और संगत जी, जब गुरुजी ऐसा बोला करते थे कि देखना दरबार में आने वाले समय में लाइनें लगेगी, तो मेरा थॉट प्रोसेस ये होता था कि संगत तो 25-30 ही है, गुरुजी कैसी बातें कर रहे हैं, लाइनें लगेगी, इतनी संगत कहाँ से आ जाएगी। और देखिए संगत जी, देखते ही देखते लाइनें लगने लगी। एम्पायर स्टेट में भी इतनी संगत आने लगी, 300-400। तब हमें बड़ा अनकंफर्टेबल होता था, क्योंकि संगत जी हम बहुत कम संगत में आया करते थे, तो हमें वैसी आदत हो गई थी। तो जो गुरुजी ने कहा वैसा हुआ। और संगत जी, आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि बड़े मंदिर में आज कितनी संगत आ रही है। इतनी ज्यादा संगत आने के बावजूद भी, और जो उनका मैनेजमेंट है वो इतना वेल होता है, इतना डिसिप्लिन होता है कि देखने लायक होता है संगत जी। और संगत जी, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको पर्सनली अनुभव किया है। मुझे गुरुजी की बड़े मंदिर में सेवा का मौका भी मिला है। और जब आप सेवा करते हो ना संगत जी, तो आपका एक ही भाव होता है, सेवा करना, संगत की सेवा करना। और संगत जी, जब आप सेवा में होते हो तो आपका सिर्फ इतना पवित्र मन होता है, सेवा भाव का मन होता है। और सेवा होने के बाद जब आपका मन, आपका दिमाग एनालिसिस करने बैठता है कि क्या मैंने उस पॉइंट ऑफ टाइम में वहां खड़े होकर इतने लोगों की सेवा की है, तो संगत जी साइंटिफिकली हमें ऐसा लगता है कि कैसे संभव है, लेकिन ये सब कुछ गुरुजी की कृपा से ही होता है। और संगत जी, एक समय ऐसा होता था कि मुझे यही लगता था कि मुझे भी सेवा करनी है, मुझे कब सेवा मिलेगी। लेकिन जब संगत जी आप बिल्कुल पवित्र मन के साथ जाते हो, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ जाते हो, तो वो सेवा भी आपको मिल जाती है। संगत जी, लगभग 2005 की बात है। मेरा ऑफिस से लंदन जाने का हुआ और मैं बहुत खुश था कि मैं लंदन जा रहा हूँ। मेरे अंदर ईगो आ गया। और संगत जी, चूंकि मैं बनिया हूँ तो मैंने लड्डू वड्डू बनवाए, 2-3 डब्बे लड्डू लेकर गया। और मैंने सोचा कि वहाँ सेवा भी करूंगा, गुरुजी को थैंक्स भी बोलूंगा। और जैसे मैं गुरुजी के पास दरबार में गया, गुरुजी बैठे हुए थे और मैंने मत्था टेका, तो गुरुजी बोलते और की? तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं लंदन जा रहा हूँ। और बहुत खुश होके मैं बड़ा इतरा के मैं बोल रहा हूँ कि गुरुजी मैं लंदन जा रहा हूँ। तो गुरुजी मुझे बोलते तू लंदन जा रहा है? जैसे ही गुरुजी ने मुझे बोला, मैं सोच में पड़ गया कि गुरुजी मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं लंदन जा रहा हूँ। इसका मतलब तो मेरा अभी लंदन जाना तय हुआ ही नहीं है, गुरुजी की आज्ञा हुई नहीं है। मेरा सारा एंथुसियाज्म, मेरी सारी जो ईगो है वो चकनाचूर हो गई। मैं एकदम चुपचाप वहाँ शांत बैठ गया। मैंने गुरुजी को मत्था टेका और पीछे कोने में जाकर के बैठ गया। फिर जब वापस आज्ञा लेने का समय आया, गुरुजी को मत्था टेका, तब गुरुजी ने कहा तू लंदन जा रहा है, जा ऐश कर। और संगत जी, तब मुझे लगा कि नहीं, फाइनली मेरा लंदन जाने का कंफर्म हो गया है। और जो भी टाइम मैंने वहां पर बिताया संगत जी लंदन में, वो बहुत बहुत अमेजिंग टाइम था। और सब कुछ गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही मैंने स्पेंड किया। और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं एकमात्र एम्प्लॉय ऐसा था अपने ऑफिस से जिसे वहाँ लंदन में एक्सटेंशन मिला। इवन यहाँ तक कि मुझे वहाँ पे परमानेंट रेसिडेंस का भी ऑफर मिला था, जो कि मैंने ठुकरा दिया था। मैं इंडिया वापस लौट कर आना चाहता था। संगत जी, एक छोटा सा इंसिडेंट लंदन का शेयर करता हूँ। जो आंटी हमें गुरुजी के दरबार में ले गई थी, वो एयर इंडिया में थी, तो उनका लंदन आने का था। उन्होंने मुझे फोन किया कि मयंक मैं लंदन आ रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, आप आओ, मैं आपको रिसीव करने आऊंगा। तो संगत जी, जब मैं आंटी से मिला तो मेरे मन में एक विचार आया। मैंने आंटी से बोला कि आंटी, गुरुजी ने इतनी कृपा की है, अगर मुझे उनको थैंक्स देने के लिए यहाँ लंदन से अगर कुछ खरीदना पड़े तो मैं क्या खरीदूं? तो आंटी ने कहा कि नहीं, आपको कुछ भी नहीं खरीदना है, कुछ भी नहीं ले जाना है गुरुजी के लिए। तो फिर भी मैंने बोला कि नहीं आंटी, अगर मुझे ले जाना ही पड़े तो मैं क्या ले जाऊं? तो आंटी ने मुझे कहा कि गुरुजी को सॉक्स का बहुत शौक था। डिफरेंट ब्रांड्स के सॉक्स पहना करते थे और अच्छी फाइन क्वालिटी के पहना करते थे। तो अगर आप कुछ ले जा सकते हो तो उनके लिए बहुत सुंदर से सॉक्स ले जाओ। और संगत जी, पूरे यूरोप की जर्नी में मैं जहाँ जहाँ
गया, जहाँ भी बड़े बड़े ब्रांड्स मुझे मिलते दिखते, शॉप दिखती, मैं अक्सर जाता अंदर और हमेशा वहाँ पर गुरुजी के लिए सॉक्स खरीदता। और संगत जी ऐसे करते करते मैंने पूरा एक बैग सॉक्स का बना लिया, लेकिन मैं घबरा गया कि मैं दूंगा कैसे गुरुजी को। और संगत जी मैं जहाँ रहता था मैंने वहीं कमरे में एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ था। मैंने गुरुजी के सॉक्स का बैग वहीं रख दिया, अगरबत्ती लगाई और मैंने मन से प्रार्थना की कि गुरुजी इसको एक्सेप्ट कर लेना। फिर आंटी का एक दिन मुझे फोन आया कि वो दोबारा लंदन आ रही है। तो मैंने आंटी को कहा फोन पर कि आंटी मैंने तो गुरुजी के लिए सॉक्स ले लिए, पूरा एक बैग भर लिया है। आंटी घबरा गई। तो फिर आंटी ने कहा कि तूने पूरा बैग भर लिया? तो मैंने कहा हाँ आंटी। फिर आंटी कहने लगी कि जब तुम इंडिया आओगे तब गुरुजी को दे देना बैग। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं आंटी, मैं तो गुरुजी को नहीं दूंगा, मैं तो बात भी नहीं कर पाता, मैं कैसे दूंगा। और संगत जी ऐसा सुन के वो घबरा गई। वो बोलने लगी कि बेटा फिर तूने लिए क्यों? तो मैंने कहा कि आंटी आप ही ने तो कहा था कि ले लेना। तो आंटी कहने लगी कि अरे मयंक तुमने तो सच में मुझे ट्रबल में डाल दिया। तो मैंने कहा कि प्लीज आंटी आप दे देना। तो फिर आंटी कहने लगी कि चलो ठीक है, देखती हूँ मैं दे पाऊंगी या नहीं, देखते हैं। अगेन संगत जी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो लोग गुरुजी से बहुत जुड़े हुए थे, बहुत पुरानी संगत भी थे, फिर भी वो गुरुजी को एज ए ग्रांटेड नहीं ले सकते थे। एक सॉक्स की तो बात थी, गुरुजी को ले जाकर देने थे, लेकिन आंटी बहुत डरी हुई थी कि मैं कैसे गुरुजी से बात करूंगी, मैं कैसे गुरुजी को दूंगी। इन स्पाइट ऑफ दी संगत जी की वो गुरुजी के पास बहुत लंबे समय से जा रही थी। और संगत जी वो डरते डरते सॉक्स ले गई, वो गुरुजी के दरबार में गई। और उसी दिन शाम को उन्होंने मुझे बहुत खुश होकर फोन किया कि मयंक मैंने गुरुजी को सॉक्स दे दिए हैं, गुरुजी बहुत खुश हुए, गुरुजी ने सॉक्स को अंदर रखवा दिए। मैंने बताया कि मयंक ने भेजे हैं, गुरुजी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि अंदर रखवा दो। मैंने आंटी को बहुत थैंक्स बोला कि थैंक यू आंटी, आपने मेरा ये काम कर दिया। संगत जी कहने का मतलब ये है कि गुरुजी को कुछ भी हमसे चाहिए नहीं, वो सिर्फ हमारे भाव के भूखे हैं। गुरुजी चाहे कितने भी रॉयल दिखते हों, उन्हें सिर्फ हमारा भाव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी बहुत दयालु हैं, उनके मन में बहुत प्यार है अपनी संगत के लिए, बहुत अफेक्शनेट है। संगत जी एक छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। एक संगत थी जिनका एनिवर्सरी थी और उन्होंने अपनी एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन अक्षय मूर्ति के पीछे जो फार्म हाउस था वहाँ रखा हुआ था। और जो भी इन्विटेशन होते थे गुरुजी उसके कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करवाते थे। और पहली बार और आखिरी बार मुझे गुरुजी का वो इन्विटेशन मिला कि आपको भी वहाँ आना है। और संगत जी उस दिन मेरे फादर की फ्लाइट थी, घर पे कोई भी नहीं था। और संगत जी मैं डायलेमा में था कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। तभी आंटी का फोन आया और कहा कि नहीं बेटा आपको चलना है, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है। और संगत जी मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था कि मैं एनिवर्सरी में जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं गिफ्ट ले लेता हूँ, मैं जाऊंगा गिफ्ट दूंगा और वापस जल्दी आ जाऊंगा। और संगत जी जैसे मैं वहां गया, वहां का माहौल ऐसा था जैसे कि मैं कोई सिंगापुर पहुंच गया हूँ। और संगत जी देखा मैंने तो सेटअप बहुत बड़ा था, बहुत ह्यूज था, लैविश था। मुझे थोड़ा सा और अनकंफर्टेबल लगा। मुझे लगा कि मैं तो फटाफट गिफ्ट देता हूँ और चला जाता हूँ। और संगत जी उस समय संगत बहुत कम हुआ करती थी, तो एक दूसरे को बड़ी आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाते थे हम। तो जिनकी एनिवर्सरी थी तो वो खड़े थे, मैंने उनको विश किया, गिफ्ट दिया, उन्होंने थैंक्स बोला और उन्होंने मेरा गिफ्ट साइड में रख दिया। मुझे लगा कि मुझे चलना चाहिए। और जैसे मैं टर्न होके जाने लगा, मुझे तभी गुरुजी की आवाज सुनाई दी। गुरुजी समझ गए थे कि मेरे मन में क्या चल रहा है, तो गुरुजी ने मुझे दूर से आवाज दी, मयंक सेठ इत्थे आई। और गुरुजी वहां पर स्टेप्स पर बैठे हुए थे, बाकी की संगत उनके आसपास बैठी हुई थी। और जब गुरुजी ने मुझे बुलाया तो मैं बहुत खुश था। मैं खुशी खुशी दौड़े दौड़े गुरुजी के पास गया। मैं वहां गया, गुरुजी ने बैठने के लिए कहा, मैं बैठा। और संगत जी थोड़ी देर बाद देखता हूँ कि कुछ संगत आती है, गुरुजी का हाथ पकड़कर उन्हें डांस फ्लोर पर लेकर जाती है। और गुरुजी सिर्फ संगत का मन रखने के लिए वहां तक जाते हैं। और संगत जी फिर पार्टी हुई। फिर पार्टी जब खत्म हुई तो गुरुजी बेडरूम में जाकर के बैठ गए और उन्होंने प्रसाद मंगवाया। और संगत जी गुरुजी का हमेशा से यही था कि गुरुजी प्रसाद दिए बगैर नहीं भेजते थे। और संगत जी जैसे ही गुरुजी प्रसाद देना स्टार्ट करते थे, उनका रूप, उनका स्वरूप बिल्कुल बदल जाया करता था। और जब प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो गुरुजी ने आंटी को कहा कि नाउ यू टेक द फ्लाइट। और देखिए संगत जी सारी संगत गुरुजी का बहुत कहना मानती थी। जब आंटी बॉम्बे से दिल्ली आई तब गुरुजी ने उन्हें कहा था कि अभी आपको फ्लाइट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, यू नो नीड टू बी फ्लाई नाउ। और संगत जी 2 साल के बाद गुरुजी ने आंटी को परमिशन दी कि नाउ यू कैन टेक द फ्लाइट नाउ। और संगत जी गुरुजी बहुत बहुत डेडिकेशन के साथ अपनी संगत का ध्यान रखते थे। और संगत भी गुरुजी को बहुत प्यार करती थी, बहुत ध्यान रखती थी गुरुजी का। और संगत जी मुझे याद है अभी भी कि जो पुरानी संगत होती थी वो गुरुजी से बहुत नाराज हो जाती थी कि गुरुजी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसा ही मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हो, आप अपने ऊपर इतना कष्ट क्यों लेते हो। और बोला करती थी संगत की गुरुजी आप सिर्फ अपना ध्यान रखो, आप कुछ भी मत करो, आप इतने कष्ट
कष्ट को क्यों झेल रहे हो। क्योंकि संगत जी वो सभी संगत गुरुजी से इतना प्यार करते थे कि उन्हें गुरुजी का वो कष्ट, वो तकलीफ फील होती थी। और संगत जी एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा कि मयंक, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी तू संगत लेकर आ, तू जितनी जल्दी करेगा उतनी जल्दी तेरा ब्याह होगा। और संगत जी मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं एक भी संगत को नहीं जुटा पाया, नहीं ला पाया। और संगत जी बड़े फंक्शन के बाद जब मैं गुरुजी के दरबार में पहुंचा तो गुरुजी ने मुझे कहा, मयंक कितनी संगत लाई। तो मैं गुरुजी को देखकर हंसने लगा और मैंने कहा कि गुरुजी मैं तो एक भी नहीं ला पाया। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, हंसने लगे। और संगत जी एक दिन की बात है कि मैंने गुरुजी को दरबार में मत्था टेका। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि प्रे फॉर मी। मैं बहुत घबरा गया, मैं बाहर आया और मैंने कहा आंटी से कि आंटी मैं बहुत घबरा रहा हूँ। गुरुजी ने मुझे ऐसे इंग्लिश में कहा कि प्रे फॉर मी। तो मैंने आंटी को कहा कि आंटी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मतलब है इसका, मैं कैसे गुरुजी के लिए प्रे कर सकता हूँ। और तब मुझे आंटी ने बताया कि मयंक, गुरुजी अपनी संगत को ब्लेस करने के लिए, उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए, उनकी सारी दर्द को, कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। वो बड़ी पीड़ा में होते हैं, तो वो अक्सर बोला करते थे कि मेरे लिए प्रे किया करो। और इसीलिए संगत जी कि हमेशा से ये रूल था कि जो बड़े फंक्शंस होते थे वहां पर कभी भी बड़े फंक्शन के दौरान लोटा ब्लेस नहीं होता था। और संगत जी यहाँ से मैंने एक बहुत बड़ी लर्निंग सीखी कि हमें हर वक्त गुरुजी को ट्रबल नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, हमेशा मांगते नहीं रहना चाहिए, मैं नहीं करना चाहिए। बल्कि संगत जी हमें गुरुजी के लिए भी प्रे करना चाहिए कि गुरुजी आप जहाँ भी हो अच्छे रहो, स्वस्थ रहो और हमें आशीर्वाद दो, अपने श्री चरण से हमें लगाए रखो। और संगत जी इस बात का इंडिकेशन है कि हमें बहुत सारी चीजों की डिमांड गुरुजी से नहीं करनी चाहिए। लेट इट बी हैपन नेचुरली। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, गुरुजी सब जानते हैं, वो सब देंगे, वो सब जानते हैं, वो खुद अपने आप सही समय पर आपको देंगे। आपको उसका वेट करना चाहिए। और संगत जी जो हमें अमृत रूपी गुरुजी का लंगर प्रसाद और कड़ा प्रसाद मिलता है, वो ब्लेसिंग्स है गुरुजी की, उसे हमेशा ग्रहण करो। और संगत जी वो प्रसाद, वो लंगर प्रसाद आपको बहुत मर्यादा से लेना चाहिए। उसका एक कण भी, रत्ती मात्र भी आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। आजकल सत्संग में मैं बहुत बार देखता हूँ कि जो जल प्रसाद की जो बोतल मिलती है, संगत काफी सारा पानी उसमें छोड़ देती है, जल प्रसाद छोड़ देती है, नीचे बॉटम में भी थोड़ा पानी रह जाता है। संगत जी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उस जल प्रसाद का एक एक बूंद आपको कंज्यूम करनी है। संगत जी मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है 2007 मई का समय था, मैंने लंगर किया और मैं गुरुजी से आज्ञा ले रहा था। तो गुरुजी ने मुझे कहा कल डैडी को बुलाई। और संगत जी मैं बहुत घबरा गया कि आज गुरुजी ने क्या बोल दिया, मैं कैसे डैडी को बोलूंगा। संगत जी मैं दरबार से बाहर आया, जूता जोड़ी घर तक पहुंचा। मैंने शाम को वहीं से पापा को फोन लगाया, बहुत डरते डरते फोन लगाया और कहा कि पापा गुरुजी ने आपको बुलाया है। और मुझे लग रहा था कि अब तो मुझे डांट पड़ जाएगी, लेकिन पापा ने कहा कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। और संगत जी देखिए पापा ने बिल्कुल जाना बंद कर दिया था। गुरुजी ने बुलाया, पापा गए मेरे साथ, दरबार में बैठे, गुरुजी ने उनको देखा, स्माइल की, पापा ने भी उनको स्माइल की। और लंगर प्रसाद खाकर जब हम लोग आए बाहर कार में बैठे तो पापा ने मुझे कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, अब मैं रोज आऊंगा। और संगत जी देखिए 2 से 3 दिन के बाद ही गुरुजी ने समाधि ले ली। और देखिए संगत जी गुरुजी कैसे अपनी एक एक संगत का ध्यान रखते हैं, एक एक संगत को ब्लेस करते हैं। और ये गुरुजी का अपना तरीका था। उन्होंने जाते जाते भी गुरुजी ने मेरे पापा को बुलाया, ब्लेसिंग्स दी। एक बार सिंगला अंकल ने हमें इनवाइट किया हुआ था एक IAS ऑफिसर के घर पे, वहाँ पे काफी सारे ब्यूरोक्रेट्स भी आए हुए थे। और उस दिन संगत जी गुरुजी दरबार में काफी लेट पहुंचे। और संगत जी जितने भी ब्यूरोक्रेट वहाँ बैठे हुए थे वो थोड़े से बेचैन होने लग गए, हमें तो वापस जाना है, हमें ये काम है, हमें वो काम है, गुरुजी अभी तक आए नहीं है। और संगत जी जैसे गुरुजी आए, ये फंक्शन ओपन लॉन में था, और जैसे गुरुजी आए पूरे लॉन में खुशबू ही खुशबू हो गई, गुलाबों की खुशबू चारों तरफ फैल गई। और संगत जी जैसे गुरुजी आए और गद्दी पर विराजमान हुए, जहाँ गुरुजी की गद्दी थी और जहाँ संगत बैठी हुई थी उसके बीच में करीब बहुत लंबा गैप था, लेकिन पूरे लॉन में बहुत खुशबू थी। और जो भी अभी मरमरिंग कर रहे थे, साउंड कर रहे थे कि हमें जाना है, ये है वो है, उनकी हिम्मत तक नहीं हुई कि गुरुजी को आंख उठा करके भी देख ले। सब चुपचाप बैठे रहे। और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे वो बहुत डरते डरते जब गुरुजी का वेलकम करने के लिए गए, बहुत डरे हुए थे। लेकिन जैसे ही गुरुजी ने उनकी तरफ स्माइल करके देखा, वो बहुत कूल एंड काम हो गए। और गुरुजी ने सबको ब्लेस किया, पूरे दरबार में सभी को ब्लेस किया। ये बताने का मतलब ये है संगत जी कि हमें अपनी ईगो को संभालना चाहिए, हमने अपनी ईगो को कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि संगत जी ये जो ईगो है, ये जो अहम है हमारा, वो हमारी सफलता में, वो हमारी ग्रोथ में बहुत बड़ा बैरियर है। क्योंकि संगत जी आप कहीं पर भी जाएं, अगर आपके मन में ईगो आ रहा है तो
आप उसे निकालिए, क्योंकि संगत जी कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इंफीरियर नहीं है। हम सब गुरु जी के बंदे हैं, हम सब गुरु जी की संगत हैं। और गुरु जी ने तो स्वयं ही कह दिया कि तुम सब मुझे कीड़े मकोड़े लगते हो। तो संगत जी हम अपने एरिया में कुछ भी हो जाए, हम बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाए, हम ब्यूरोक्रेट बन जाए, हम बहुत बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाए, उनकी नजर में, गुरु जी की नजर में तो हम वही कीड़े मकोड़े ही रहेंगे। बस संगत जी हम किस वजह से गुरु जी के पास जा रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। हम गुरु जी के पास उनकी मेहर के लिए जा रहे हैं, उनकी कृपा के लिए जा रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए जा रहे हैं। तो बस संगत जी ये इस प्रकार के कुछ मेरे डेली बेसिस के एक्सपीरियंसेस थे जो मैंने फील किए, मैंने देखे। और ऐसी कई सारी ब्लेसिंग्स भी हैं, कृपा भी है गुरु जी की, जो हम देख नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी गुरु जी महाराज वो हमारे जीवन में करते रहे। इसलिए हमें संगत जी हर चीज का शुक्राना करना चाहिए, जो गुरु जी ने दिया उसका भी, ना दिया उसका भी, जो हमें दिख रहा है उसका भी और जो नहीं दिख रहा है उसका भी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को विराम देता हूँ और यही आपसे अरदास करता हूँ, सबसे यही रिक्वेस्ट है, गुरु जी को बहुत प्यार करें, गुरु जी के लिए प्रे करें और गुरु जी से गुरु जी को मांगे। आपने गुरु जी से गुरु जी को मांग लिया, सब कुछ मांग लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग बहुत खास है, बहुत प्यारा है, गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी आप यकीन मानिए सत्संग बहुत प्यारा है। गुरु जी ने संगत को बहुत ब्लेस किया है, पूरी फैमिली को ब्लेस किया है। इवन संगत जी कितनी बार गुरु जी ने उन्हें अपने दरबार में सिर्फ पीछे बैठने के लिए कहा है, लेकिन संगत ने कभी गुरु जी के दरबार में जाना नहीं छोड़ा। हमेशा गुरु जी के ऊपर पूरा ट्रस्ट रखा, पूरा फेथ रखा और गुरु जी ने भी अपनी संगत को बहुत ब्लेस किया। इवन संगत जी इस जर्नी के दौरान संगत के फादर जो हैं वो डिमोरलाइज भी हुए, दुखी भी हुए, उन्होंने गुरु जी के यहाँ जाना भी छोड़ा। लेकिन आप तो जानते हैं हमारे गुरु जी कितने दयालु हैं, इतना प्यार है संगत के लिए। गुरु जी ने उनके पापा को अपने दरबार में बुला ही लिया और वो आए भी और उन्हें बहुत अच्छा लगा। गुरु जी ने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। मेरी आपको रिक्वेस्ट है संगत जी, आप ये सत्संग पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। आपको ये सत्संग बहुत अच्छा लगेगा, आपके दिल को छुएगा और पूरा यकीन है कि गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचेंगी। आपको कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। इसलिए संगत जी आज का सत्संग बहुत ध्यान से सुने, बहुत केयरफुली सुने, पूरा सुने। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत मयंक जैन अंकल का है।